हेलो दोस्तों, वेलकम टू समवार्ता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता और मानक गुप्ता जो कि गोदी पत्रकार माने जाते हैं, उन दोनों के बीच एक तीखी बहस हुई है। यह मुद्दा ईवीएम को लेकर उठा है। ईवीएम पे फिर से सवाल उठाए गए हैं, जिसका मानक गुप्ता ने खंडन करते हुए कहा है कि ईवीएम को किसी तरीके से हैक नहीं किया जा सकता, जिसका अभय दुबे ने खुलासा करते हुए बताया है कि किस तरीके से वह ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि एक निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, इसके ऊपर वह बात कर रहे हैं। आगे क्या हुआ आप इस वीडियो में पूरा देखिए, और अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। दुबे, अरे अभय जी, पहले चलिए ईवीएम पर ही बोलिए। आप 99 हो गए 52 से, 235 पे इंडिया गठबंधन आ गया। अभी भी आप ईवीएम का मुद्दा क्यों पकड़े हुए हैं? मान लीजिए ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, तभी तो बीजेपी का बहुमत नहीं आया इस बार। मजा नहीं आ रहा है। मानक गुप्ता जी, पूरे देश क्या पूरे विश्व में एकमात्र राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, जो किसी भी तरह के रिफॉर्म्स के साथ खड़ा नहीं होना चाहता है। अगर चुनाव आयोग 10 दिन में 1,07,00,000 वोट बढ़ा देता है तो भी चुनाव आयोग के समर्थन में ये लोग खड़े हो जाते हैं। अगर पूरा देश, पूरा विश्व ये कह रहा है कि ईवीएम को सही तरीके से मूल्यांकित करने की आवश्यकता है, पारदर्शिता की आवश्यकता है, तो भी भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ अपना मत व्यक्त करने लगती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अंदर से इस बात से आश्वस्त है कि कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ी है तो वो उसके समर्थन में है, और उसी के आधार पर ये बहुमत हासिल हो रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जहां तक जिस मुंबई के प्रकरण की बात की, तो वो तो पुलिस ने पहले ही केस दर्ज कर लिया था। किसकी सरकार है वहां पर? वो केस दर्ज हुआ। और दूसरा एक और एस्पेक्ट इसमें है, जो इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग, जो पोस्टल बैलेट आपके कास्ट हो रहे हैं, उसका भी महत्व समझिए आप। मैं उदाहरण देता हूं तमिलनाडु का। तमिलनाडु में 16.5 लाख पोस्टल बैलेट्स हैं, जो कि टोटल वोट कास्ट होते हैं उसके लगभग 4%। अब जहां 48 वोटों से आपके परिणाम प्रभावित होते हैं, वहां 4% वोट का अर्थ समझते हो, और वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पारदर्शिता रहे, इसलिए सब लोग मुखरता से उस पारदर्शिता के पक्ष में। बात तो सही है। एकमात्र राजनीतिक दल है जो चाहता है कि पारदर्शिता नहीं हो, और अपारदर्शी तरीके से वो सरकार जैसे उन्होंने चलाई पहले 2014 से लेकर 24 तक, वो कैसे वो स्पीकर के प्रभावी रोल, जिसकी भूमिका आगे आप अगर बात करेंगे तो मैं उस पर बात करूंगा। आज मैं उम्मीद करता हूं कि आरपी सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी के ऐसे, मैं तो कहता हूं, गिने चुने प्रवक्ताओं में से हैं जो ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखते हैं, जो मुखरता से सच बोलते हैं। आज दृढ़ता और मुखरता से सच बोलने, जिस प्रकार भाजपा को हराया क्यों देश? क्योंकि वो प्रजातंत्र की जीत देश चाहता है। तो उन सारे बातों का समाधान इस 24 से 29 तक देश चाहता है, जिसमें अपारदर्शिता थी। ओके, गजब बेइज्जती है। इसलिए हम सब लोग, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, राहुल गांधी जी ने, कि पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अश्योरेंस देना चाहिए देश को कि हाँ, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से काम हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आरपी सिंह जी, इसमें क्या दिक्कत है बताइए। आशुतोष, उसके बाद आ रहा हूं, फिर आ रहा हूं मनोज सिंह काका और अभिषेक झा। आरपी सिंह जी, ट्रांसपेरेंसी आ जाए कहीं। अगर इस तरह के आरोप हैं कि काउंटिंग सेंटर में, बताइए, रिश्तेदार उम्मीदवार का वो ऑफिशियल ऑथोराइज्ड फोन यूज कर रहा था, और ओटीपी की भी एक आरोप है, कोई एलिगेशन है, तो जांच हो जाए, क्या दिक्कत है? उसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मानक जी, किस्से का जांच नहीं हो रही। हालांकि माफ़ी चाहता हूँ, मुझे अभय दुबे जी की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई दी, परंतु जो आप कह रहे हैं मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ, किस्से का जांच नहीं हो रही। पुलिस का केस है, जांच हो रही है, और जांच इस बात की हो रही है कि वह मोबाइल फ़ोन ले कैसे गया, और कौन से अधिकारी ने उनको मोबाइल फ़ोन ले जाने की छूट दी। क्योंकि किसी न किसी अधिकारी के साथ मिलकर, क्योंकि ये लगता है कि आप काउंटिंग स्टेशन पर मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते, और अगर आप मोबाइल फ़ोन ले जाते हैं तो आप अपना रिजल्ट पहले डिक्लेयर करते हैं, उसके कारण से बार बवाल हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का रूल है। अब कोई ना कोई नया बहाना, असल में क्या कि चुनाव हार चुके हैं। नहीं, आरपी सिंह जी, एक सेकंड। कोई ना कोई फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। एक सेकंड। आरपी सिंह जी, इतना सिंपल नहीं है।
काउंटिंग सेंटर में मोबाइल फोन ले जाने का मामला नहीं है ये वो मोबाइल फोन है जो ऑथोराइज्ड वहां पर अधिकारी के पास मोबाइल था, वही वो भी यूज कर रहे थे और वही इस उम्मीदवार के रिश्तेदार यूज कर रहे थे। बाकायदा उस पर ओटीपी आ रहा है, यहां तक आरोप है। ये आरोप है मानक गुप्ता जी, आपने देखा है ओटीपी आता हुआ? ये जो पूरा सेटअप है, ये जो एक काउंटिंग मशीन का जो सेटअप है, ईवीएम का जो सेटअप है, वो किसी भी मोबाइल फोन से कनेक्ट नहीं हो सकता, ना वाईफाई से ना इंटरनेट से। किसी ये अमेरिका वाला सेटअप नहीं है जो इंटीग्रेटेड है सारा का सारा। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? मानक जी, सरदार आरपी सिंह साहब, अमेरिका में ईवीएम से वोट नहीं होता। इलन मस्क को ये सलाह मत दीजिए कि वो अमेरिका की ईवीएम मशीन पर अपना ज्ञान दे। सर आप कृपा करके चेक करिए वो किस रेफरेंस में बोला उन्होंने, जितने हेल्दी उन्होंने किस रेफरेंस में बोला वो कृपा कर और किसके ट्वीट को उन्होंने कोट किया है। जो सरकार चलती है किसके ट्वीट को कोट किया है? ईवीएम पर लोगों का भरोसा उठ गया है। पूरे देश में चर्चा कर लीजिए आप, हर आदमी। अरे सर आपका पूरे देश का भरोसा है, आपका आप लोग चुनाव हारते हैं, आप चुनाव का ईवीएम लोगों का जो मन है वो टटोलनी बातें इसलिए इस प्रकार की बात बार बार करते हैं। सांसदों को सदन से सस्पेंड कर दिया। आपने तो आपको इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था ना, इलेक्शन कमीशन ने कहा था ये हैक करिए, तो हैक कर नहीं पाए। कहीं लंदन के अंदर बैठकर एक सेकेंड आरपी सिंह जी, एक मिनट रुक जाइए प्लीज, एक मिनट रुक जाइए। ऐसे एक साथ बोलेंगे दर्शक समझ नहीं पाएगा। और अभय दुबे, आरपी सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इलॉन मस्क ने हिंदुस्तान के ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए, वो पुएर्तो रिको के बारे में कह रहे थे। कोई सेंस है इस बात की? जिसको हमारे हिंदुस्तान में राजीव चंद्रशेखर ने ईवीएम से, हिंदुस्तान के ईवीएम से जोड़कर और उस पर जवाब लिखा कि नहीं, इंडिया की ईवीएम अलग होती है। मानक जी, ईवीएम पर सवाल खड़ा किया उन्होंने, ईवीएम पर देश के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं पारदर्शिता। सिर्फ ईवीएम ही हैक नहीं करते ये लोग, ये प्रजातंत्र भी हैक कर लेते हैं। 10 साल क्या देखा इस देश ने? इस देश ने देखा कि जो एक हेल्दी प्रोसेस थी स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन, जो सदन में कानून लाए जाते थे, क्यों आज मांग कर रहे हैं सब लोग कि स्पीकर होना चाहिए जो कि पारदर्शिता में व्यवस्था रखे? इसलिए कि आप देखिए, पहले 70% कानून ऐसे इस देश में बनते थे जो स्टेक होल्डर का कंसल्टेशन कानून डाल दिए जाते थे। लेकिन एक बात बताइए, बस हवा निकल गई। अबे दुबे, आप भी ज्यादती नहीं कर रहे हैं क्या? किसका होता है स्पीकर बताइए? रूलिंग पार्टी का ही होता है ना। 240 सांसदों वाली पार्टी का स्पीकर नहीं होना चाहिए? आप कह रहे हैं हमें दे दीजिए या टीडीपी का बना दीजिए। स्पीकर होता है बहुमत से मानक जी। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने बहुमत नहीं दिया, 32 सीटों से करारी हार दी। तो बहुमत किसको दिया? बहुमत दिया कोलेशन गवर्नमेंट को, एक साझा सरकार को, और प्रतिपक्ष को मजबूत किया साथ में। अब सवाल यह उठता है कि जिन लोगों ने 141 सांसद एक सत्र में सस्पेंड करके कानून पास कराए हो, क्या उन पर भरोसा किया जाए? नहीं, आपकी मांग क्या है फिर ये तो बताइए, आपकी मांग क्या है? किसका होना चाहिए स्पीकर? जिन लोगों ने अध्यादेश का राज स्थापित कर दिया हो, जिन लोगों ने वोट डिवीजन मांगने पर सांसदों को सदन से उठाकर बाहर नहीं, किसका होना चाहिए ये बताइए ना। स्पीकर किसका होना चाहिए? तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, जनता की और प्रतिपक्ष की आवाज को सुनने वाला स्पीकर होना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि जो सहयोगी दल हैं, जो बैसाखी की सरकार है, वो आदर करे उनका, जिनसे सहारा मिला है उसको। मतलब आप समर्थन करेंगे अगर टीडीपी जेडीयू का उम्मीदवार आता है स्पीकर के चुनाव में, तो आप समर्थन करेंगे? देखिए, यहाँ टेलीविजन की डिबेट में मैं कह दूं समर्थन करेंगे, लेकिन हाँ, हर संभव कोशिश होगी कि ऐसा लोकसभा का स्पीकर हो जो भारतीय जनता पार्टी के रबर स्टैंप की तरह काम ना। आरपी सिंह